गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सनी और आज मैं हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इट मीन्स राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति राष्ट्र प्रेम, उसका क्लास लेने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें राष्ट्र प्रेम मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, जो लोगों के अंदर भावना जगी देश के लिए, जैसा कि हमें पता था कि हम लोग सुनते भी आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि भारत 200 सालों तक गुलामी अंग्रेजों की करता रहा। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत को गुलाम बना करके रखा। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या और हम लोग कैसे इससे बाहर आए? हम लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया? हम लोगों ने ऐसा क्या देखा? कौन से वो लोग, वो महापुरुष थे जिन्होंने हमें इन 200 सालों की जंजीर से या गुलामी से आज़ादी दिलाई? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो ये पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग समझेंगे भी। ओके फाइन, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे इसलिए क्योंकि जब हम पीछे जाएंगे तो फिर इन सब इस चैप्टर को समझने में आपको काफी आसानी मिलेगी। तो आपको पीछे कहाँ जाना है? तो राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, उसके बारे में बात करते हैं। उस चैप्टर के जब आप अंत में जाएंगे, जो पहला चैप्टर आपके हिस्ट्री का है, जब आप उसके अंत में जाएंगे वहां पे आपको एक चीज जानने को मिलेगी, दैट यू विल कम टू नो वन थिंग, और दैट इज, वो क्या है कि उस चैप्टर के अंत में आपको बैल्कन नाम का एक स्टेट पढ़ने को मिलेगा जो कि टेंशन का कारण था, जो कि बहुत सारे देश वहां पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो थे वो उस बैल्कन स्टेट के पीछे पड़े हुए थे कि किसी तरीके से वो उसे हथिया ले। आखिर ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि दैट पर्टिकुलर स्टेट वाज टोटली रिच इन रिसोर्सेज। वो जो जगह थी वो खनिज संपदा के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच थी। उसके बाद देयर वर डाइवर्सिटीज ऑल्सो, उस जगह पे डाइवर्सिटीज भी थी, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विविधता जिसे हम कहते हैं, वहां पे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी रहते थे। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर में, जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज थी, सबकी नजर उसके ऊपर में थी, एंड दे ऑल वांटेड टू कैप्चर द पावर देयर। वो सब उसे होल्ड करना चाहते थे, और जिस कारण से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914। इट लास्ट, ये आखिर तक गया टिल 1918। इस प्रथम विश्व युद्ध, हमने इसे विश्व युद्ध का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कहा जाता ना कि बहुत सारे मुल्क, तकरीबन पूरी दुनिया इस लड़ाई में कूद चुकी थी। चलिए, जिस समय ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक उसी समय हमारे देश के अंदर में भी, अब आ जाते हैं इस चैप्टर पे, उसी समय हमारे देश के अंदर में भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। क्या थी वो? जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी कूदा हुआ था, ब्रिटेन भी उस विश्व युद्ध में शामिल था। तो अब हमें पता है कि अगर कोई लड़ाई होती है, अगर इफ देयर इज अ वॉर, वी नीड टू मेनी आर्म्स, है ना, वी नीड सोल्जर्स, वी नीड सो मेनी थिंग्स। हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, आर्मी की, उसके बाद इक्विपमेंट्स की, हथियारों की, बहुत सारी चीजों की, एंड ऑल दोस। अब वो सारी चीजों को अरेंज करना है आपने, तो फिर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यू नीड टू इन्वेस्ट मनी देयर ऑल्सो। अब उन सब चीजों को खरीदने के लिए खर्च उठाना भी पड़ता था, खर्च करना पड़ता था। तो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो अपने कॉलोनीज से वो सारा खर्च निकालते थे। कॉलोनीज क्या होता है? एरिया रूल्ड बाय ब्रिटिश। एक समय ऐसा था जब बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके ऊपर में अंग्रेजों का शासन चलता था। तो हर वो जगह जहां पे अंग्रेज शासन करते थे उसे कॉलोनीज कहा जाता था। तो इंडिया वाज आल्सो अ कॉलोनीज, ठीक है। तो भारत भी जो था उन्हीं में से एक था। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया? भारत से खनिज संपदा, भारत से ही सब कुछ निकालना शुरू किया, जो उन्हें बहुत सारी चीजों में मदद करने वाला था। लेट अस टॉक अबाउट दिस। वर्ल्ड वॉर 1, पहला विश्व युद्ध 1914 to 18 लड़ा गया।
उसके बाद एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने भारत में जन्म लिया, ब्रिटिश डिफेंस एक्सपेंस। अंग्रेज जो थे वो जो युद्ध लड़ते थे उसका जो खर्च होता था, हाउ डू दे मैनेज, वो कैसे मैनेज करते थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे इंक्रीज्ड टैक्सेस। भारत के अंदर में उन्होंने लगान बढ़ा दिया, ठीक है, जो लगान वो वसूला करते थे भारत के लोगों से, उसने उसे बढ़ा दिया अंग्रेजों ने। कस्टम ड्यूटीज भी लगा दी गई। अब गुड्स का मूवमेंट अगर कहीं से कहीं भी होता था, तो अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह, तो उस पर भी ड्यूटीज काटी जाती थी। इंट्रोड्यूस इनकम टैक्सेस, अंग्रेजों ने भारत में इनकम टैक्स की भी शुरुआत कर दी। इनकम टैक्स, अगर आप इफ यू आर अर्निंग मनी, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, देन यू हैव टू पे टैक्स, है ना, तो फिर आपको उसमें से कुछ टैक्स देना पड़ेगा जो आपका इनकम है। तो उन्होंने इंडिया में इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्सेस की भी शुरुआत कर दी। उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट, एक विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें ब्रिटिश की सेना भी मौजूद थी, युद्ध लड़ा जा रहा था। अब अंग्रेजों को सेना की भी कमी होने लगी, आर्म्ड फोर्सेस, जब उसकी कमी उसे महसूस होने लगी, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में गांव गांव जाकर के लोगों को उठाना, जो यंग एज पीपल, उनको उठा करके जबरदस्ती हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग देते और उन्हें अपनी तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से मैदान में उतार देते थे युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। इट मींस उसे हम लोग कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। तो इंडिया में अंग्रेजों ने फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया। अब ये फोर्स रिक्रूटमेंट क्या था, मैंने आपको अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि ब्रिटिशर्स को जरूरत थी आर्म फोर्सेस की, सेना की, तो उसके लिए उन्होंने अपने जो कॉलोनीज थे, कॉलोनीज, होप यू रिमेंबर, कॉलोनीज जो थे वहां पे उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू किया। फोर्स्ड मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज पीपल डिडंट वांट टू गो, लोग नहीं जाना चाहते थे, पीपल डिडंट हैव विश टू गो देयर, लोगों का मन नहीं था जाने का, बट दे हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ता था। क्यों, वो जबरदस्ती उनके साथ ऐसा करते थे। हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग, उठा हाथों में हथियार, आर्म्ड फोर्सेस का कपड़ा और भेज दिया उन्हें जहाज के थ्रू लड़ाई करने के लिए युद्ध मैदान में। ओके, तो फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसी समय जब ये सब चल रहा था, तो अराउंड 1918 एंड 19 भारत में क्रॉप फेलियर हुआ, ठीक है। क्रॉप फेलियर इट मींस जो अनाज उगते थे, बहुत सारे ऐसे राज्य थे इंडिया के जहां पे वो अनाज नहीं उग पाए किसी कारणवश, जिस कारण से क्रॉप फेलियर हो गया, लोगों के सामने एक भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। पीपल हैव टू सफर हंगर आल्सो, ठीक है। इवन आफ्टर वॉर टैक्सेस डिड रिड्यूस। अब ऐसा था, इतना कुछ हो रहा था, क्या क्या हो रहा था, लेट मी रिकॉल, पीछे चलते हैं वापस। पहला चीज हो रहा था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा जा रहा था, उस समय अंग्रेजों ने अपने कॉलोनीज के अंदर में टैक्सेस को राइज किया, है ना, टैक्स को बढ़ा दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, न्यू इनकम टैक्स का एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया ला करके। उसके बाद अंग्रेजों ने कस्टम ड्यूटीज लगाई, कस्टम ड्यूटीज को भी राइज किया। उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट भी करा, अंग्रेजों ने फोर्स रिक्रूटमेंट भी करा। उसके बाद क्रॉप फेलियर हुआ। ये सारी चीजें मिलकर के, सारी चीजें भारत के लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर रही थी। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, गॉट इट, ओके। तो ये वो काउजेस है, ये वो रीजंस है जहां से शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की। तो लोगों के अंदर में गुस्सा भरना शुरू हुआ, पीपल वर डाइंग फ्रॉम हंगर, ओके, ब्रिटिशर्स लोग फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हो रही थी। अब इन सब के बीच में लोगों के अंदर में एक फीलिंग्स जनरेट हुई थोड़ी सी, उन्हें लगा कि चलो फोर्स रिक्रूटमेंट अंग्रेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खर्च उठाना है, वो अभी विश्व युद्ध चल रहा है। फिर कुछ लोगों को लगा कि नहीं, चलो ऐसा हो सकता है, अभी टैक्सेस को इसलिए राइज किया गया क्योंकि उन्हें नीड है पैसे की, तो होप जब ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा तो ये सारी चीज को वापस ले लिया जाएगा, ड्रॉबैक कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इवन आफ्टर वॉर टैक्सेस डिडंट रिड्यूस, लड़ाई खत्म हो गई, 1980 वर्ल्ड वॉर 1 वाज फिनिश्ड, ठीक है, बट क्लियर। लेकिन उसके बावजूद ये चीज नहीं हुई खत्म, जो लोग होप कर रहे थे कि एक ये युद्ध खत्म होगा और अंग्रेज फोर्स रिक्रूटमेंट बंद करेंगे।
अंग्रेज टैक्सेस को रिड्यूस कर देंगे, अंग्रेजों ने जो पॉलिसीज लेकर के आई है इनकम टैक्स की उसको भी हटा देंगे, मगर फाइनली और अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक काउज ऑफ एंगर बना, गुस्से का कारण लोगों के अंदर। चलिए लेट अस मूव अहेड। सम ऑफ द इंसिडेंट्स आई एम गोना टेल यू इन अ सीरीज। अब कुछ इंसिडेंट्स है यहाँ पे जो मैं आपको सीरीज में बता रहा हूँ, ठीक है, विद ईयर वाइज। होप ये आपको याद रखने में भी बहुत ईज होगा, आप आराम से इसे याद भी कर पाएंगे। चलिए 1914 टू 1918 जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी बीच 1915 गांधी जी, महात्मा गांधी जिसे हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, उस वक्त वो साउथ अफ्रीका में थे, वहां से वो भारत वापस आए। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी करते थे, वकालत का काम भी कर रहे थे। उन्होंने वहां पे सत्याग्रह आंदोलन भी छेड़ा था, आपने 9th क्लास के एक चैप्टर में पढ़ा होगा। सेग्रीगेशन पॉलिसी है ना, भेदभाव जो साउथ अफ्रीका के अंदर गोरों और कालों में चलता था, व्हाइट एंड ब्लैक्स के बीच में, तो महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ भी वहां पर आवाज उठाई थी। तो 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस इंडिया पहुंचे। अब जब गांधी इंडिया आए तो फिर उन्होंने क्या देखा, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने पावर को इनॉर्मसली बढ़ा रखा है, बहुत बढ़ा लिया। किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस, मतलब शोषण कर रहे थे भारतीयों का अंग्रेज। तो महात्मा गांधी को ये बहुत तकलीफ देने लगा अंदर से कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर से हट करके मैं आपसे एक बात कहता हूं, इट्स अ कॉमन थिंग। एक बार क्या हुआ था कि महात्मा गांधी लंदन में ही कहीं पे ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी। फर्स्ट क्लास की टिकट जो उन्होंने खरीदी, तो फिर वो जब ट्रेन में चढ़ने लगे तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया। कहा, यू इंडियन, यू डोंट हैव राइट टू सिट इन फर्स्ट क्लास ट्रेन, फर्स्ट क्लास बॉगी, आपको अधिकार नहीं फर्स्ट क्लास बॉगी में बैठने का, और उन्हें धक्का देकर के वहां से निकाल दिया था। दैट वाज द डे व्हेन ही डिसाइडेड, वो दिन था जब उन्होंने डिसाइड किया था कि फ्रॉम इंडिया आई विल ऑल्सो किक यू आउट लाइक दिस, भारत से मैं भी निकालूंगा तुम्हें इसी तरीके से जैसे आज तुमने बाहर किया। तो अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर ऐसा कहा जाता है। चलिए 1915 जब गांधी वापस भारत आए तो उन्होंने यहाँ का सारा कुछ देखा, किस तरीके से ब्रिटिशर्स अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे, उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। उसके बाद 1916 जस्ट आफ्टर एन ईयर, एक साल के बाद गांधी ने एक चंपारण मूवमेंट की शुरुआत की, चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी 1916 में बिहार के चंपारण जिला पहुंचे। ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, पीपल इन चंपारण बिहार हैव एन इश्यू ऑफ ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब क्या हो रहा था, बिहार के लोगों के साथ, बिहार में जो चंपारण में फार्मर्स थे, जबरन उनसे वो चीजें उगवाई जा रही थी जो वो नहीं चाहते थे, है ना, लाइक ब्रिटिशर्स को कॉफी, टी, उसके बाद जूट, ओपियम, इंडिगो एंड सो मेनी अदर थिंग्स, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स थी, वो यहाँ उगवाते थे और उसे अपने देश भेज देते थे। ठीक है, कॉटन, सिल्क, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिहार में भी यही चीज हो रहा था, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो चीजें उनके लिए फेवरेबल थी, ब्रिटिशर्स वो उनसे जबरन उगवाते थे, और ना उन्हें छुट्टी मिलती थी, ना उन्हें किसी चीज का रिलैक्सेशन मिलता था, ना प्रॉपर वेजेस मिल पा रहा। तो ये सारी चीजें जो थी ना, वहां के लोगों जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके अंदर में भी इसको लेकर के बहुत गुस्सा था अंग्रेजों को। फिर 1916 में जब गांधी चंपारण में पहुंचे तो वहां के लोगों के साथ, वहां के पीजेंट्स के साथ, वर्कर्स के साथ मिलकर के उन्होंने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की 1916। ठीक एक साल के बाद, जस्ट आफ्टर एन ईयर ऑल्सो, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पहुंचे। पीपल हु वांटेड रिलैक्सेशन फ्रॉम टैक्सेस, अंग्रेजों ने लगान लगा रखा था खेड़ा गुजरात में बहुत अपर लेवल पे आकर के। ठीक है, गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो किसान थे, जो फार्मर्स थे एंड द पीपल हु वर देयर, उनके ऊपर में टैक्सेस इंपोज कर रखा था अंग्रेजों ने। अब उसी समय क्या हुआ था
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेलियर हुआ था। मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया था कि एक ऐसा टाइम भी आया जब भारत में क्रॉप फेलियर हुआ था। वहां पे क्रॉप फेलियर हुआ और एक एपिडेमिक मतलब जिसे हम महामारी कहते हैं, तो एक महामारी भी फैली प्लेग की। तो लोग जो है उस प्लेग से भी मर रहे थे। उसके बाद लोगों का जो फार्मर्स थे उनका क्रॉप भी फेलियर हो गया, तो दे वेयर अनेबल टू पे टैक्स नहीं दे सकते थे, वो उस स्थिति में नहीं थे। तो उन्होंने डिमांड करा था अंग्रेजों से कि हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। ठीक मीनवाइल, इसी बीच महात्मा गांधी रीच्ड देयर, महात्मा गांधी वहां पहुंचे और 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पहुंच करके उन्होंने वहां के पीजेंट्स के साथ, जो कि रिलैक्सेशन चाहते थे, वहां के लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की। 1918 महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचे, ठीक है। वहां पे कॉटन मिल वर्कर्स, जो काम वो करते थे, कॉटन मिल वर्कर्स, उन्हें उनके वर्क के अगेंस्ट पे नहीं मिलता था, मतलब जितना वो काम करते थे उसके हिसाब से उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती थी। महात्मा गांधी वहां पे भी पहुंचे और अहमदाबाद भी पहुंच करके उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत करी। इस तरीके से 1916 में गांधी ने चंपारण, 17 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और 18 में अहमदाबाद पहुंच करके आंदोलन की शुरुआत की, लोगों को सपोर्ट किया, लोगों को समझाया और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी। ओके, लेट अस रिकॉल, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अंग्रेज वॉर के टाइम में, अंग्रेजों जिस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उस समय अंग्रेज जो थे बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने करी, पॉलिसीज ऐसी लाई जिसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा भरा। इसी बीच गांधी वापस इंडिया आते हैं, उन्होंने 2-3 जगहों पर पहुंच करके आंदोलन की शुरुआत की, लोगों से मिले, लोगों को समझाया, बहुत कुछ करा। अब ये सब चीजें जो थी ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी। महात्मा गांधी जो कर रहे थे, द ब्रिटिशर्स वर नॉट लाइकिंग इट, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। ओके, 1919 रॉलेट एक्ट, इट authorized Indian political leaders for 2 years in prison। रॉलेट एक्ट क्या था और ये कब लागू हुआ और कैसे क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इन एग्जामिनेशन, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स, जो बहुत ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है रॉलेट एक्ट के बारे में। ओके, 1916, 17 और 18 इन 3 सालों में गांधी ने बहुत नाम भी कमाया, लोगों के दिलों में जगह भी बनाई और एक के बाद एक आंदोलन भी करते चले गए, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमें पता है, गांधी वॉज लवर ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, किसी भी तरह की हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी, तो वो जिनसे भी मिलते उन्हें ये चीज जरूर समझाते थे दैट नॉन वायलेंस, है ना, उस पाथ पे आपको आगे बढ़ना है। ओके, अहिंसा के पथ पे। तो ये सब चीजें जब हो रही थी तो गांधी वाज बीइंग पॉपुलर इन मीनवाइल, है ना, गांधी पॉपुलर हो रहे थे मीनवाइल। इसी बीच अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत में रॉलेट एक्ट लगा दिया 1919 में। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को जानते हैं ना, तो प्रशासन जो है, पुलिस जो है, ही हैज अथॉरिटी, उनके पास पावर होता है टू अरेस्ट समवन, किसी को अरेस्ट करने का, उसके बाद टू इंक्वायरी, वो किसी से इंक्वायरी कर सकती है। इवन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या, उसे कोर्ट लेकर के जाएंगी और कोर्ट में उसका गुनाह साबित होगा, तब फिर कोर्ट उसे जेल भेजती है। अगर इफ ही हैज कमिटेड क्राइम, इफ ही हैज नॉट कमिटेड क्राइम, ही विल बी रिलीज्ड फ्रॉम देयर। अगर उसने क्राइम नहीं किया तो उसे उसी जगह से छोड़ दिया जाएगा कोर्ट से। ओके फाइन। अब ये रॉलेट एक्ट जो था, इसमें क्या था, इसमें इनॉर्मस पावर पुलिस को दे दिया गया। सारा ताकत, सारी पावर जो है उठा के पुलिस के हाथ में दे दी गई। मतलब अब पुलिस जिसे भी चाहे पकड़ करके जेल में डाल सकती थी और 2 साल तक उसका बेल नहीं होता, 2 साल तक उसे जेल से बाहर आने को नहीं मिलता। तो ये रॉलेट एक्ट जो था, पुलिस को सारा इनॉर्मस पावर मिल गया, ठीक है। अब पुलिस ने क्या करना शुरू करा, तो जो लीडर्स हु वर बीइंग पॉपुलराइज्ड, जो नाम कमा रहे थे, हु वर गोइंग अगेंस्ट ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे थे, उन सबको एक एक करके उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर और जेल में डालना शुरू कर दिया। फिर ये गलत होना शुरू हुआ। ओके,
जैसे ही रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, जैसे ही प्रशासन को, पुलिस को सारा पावर दे दिया गया, गांधी का रिस्पॉन्स, गांधी रिस्पॉन्स, गांधी ने कैसे रिस्पॉन्स किया? इधर तो गांधी 3-4 मूवमेंट्स को चला ही रहे, 3-4 जगहों पे पहुंचे भी थे। अब जब ये रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट हुआ भारत के अंदर में, रॉलेट एक्ट को लगाया गया, तब गांधी जी ने रिस्पॉन्स किस तरीके से किया? रॉलेट सत्याग्रह, जैसे ही भारत में रॉलेट एक्ट लगा, गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह का मतलब गांधी का कहना था कि, गांधी जी का कहना था कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने जो पुलिस को इनॉर्मस पावर दे दिया है, तो पुलिस किसी को भी उठा के जेल में डाल दे और 2 साल तक उसका बेल ना हो, इट इज इनजस्टिस, ये इनजस्टिस है। तो यू हैव टू विथड्रॉ दिस पॉलिसी और लॉ, आपको इसे वापस लेना पड़ेगा। दे वर इन डिनाइल मोड, ब्रिटिशर्स, वो तो डिनाइल मोड पे थे, उन्हें तो मतलब था नहीं। तो गांधी जी ने जो कहा सो कहा, अंग्रेजों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फाइनली गांधी स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। इस सत्याग्रह के तहत उनकी ये डिमांड थी कि इस कानून को वापस भी लिया जाए, जिसके लिए रैली ऑर्गेनाइज की गई, है ना, रैली ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिटीज एंड प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे लोगों ने रैलीज निकाली। शॉप्स वर क्लोज्ड, जो दुकानें हुआ करती थी, है ना, वो दुकानें बंद की गई। स्ट्राइक्स, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने हड़ताल कर दिया, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, जिन जिन जगहों पे वो काम करते थे। तो रॉलेट सत्याग्रह के तहत रैली को ऑर्गेनाइज किया गया, शॉप क्लोज किया गया एंड इवन स्ट्राइक्स तक की गई। फाइन, अब ये ब्रिटिशर्स के रिस्पांस की बात करते हैं। यहां तो गांधी का रिस्पांस था कि उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चला दिया। अब जैसे ही रॉलेट सत्याग्रह चला, ब्रिटिशर्स आल्सो रिस्पोंडेड, ब्रिटिशर्स ने भी रिस्पोंड किया। अब उन्होंने क्या रिस्पोंड किया? पीपल वर अरेस्टेड इन अमृतसर। अमृतसर में भी कुछ रैली निकली थी जिसमें कुछ लोग थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया। 10 अप्रैल को, है ना, 10 अप्रैल फायर इन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अमृतसर में ही एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, एक मार्च हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उस पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये अंग्रेजों का रिस्पॉन्स था। तो अंग्रेजों को पता था कि अगर उन्होंने गांधी को और बाकी सारे लोग जो उनके खिलाफ खड़े हो रहे, अगर उनको नहीं दबाया तो बाद में उन्हें दिक्कत होगी, उनकी पावर छीन जाएगी उनसे। तो अंग्रेजों को ये डर था, एंड देन दे स्टार्टेड टू अपोज, देन दे स्टार्टेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो एक्शन का रिस्पॉन्स हमने देखा क्या क्या था। अमृतसर में लोगों को अरेस्ट किया गया, अमृतसर में ही 10 अप्रैल को फायर भी किया गया पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर में। और तीसरा रिस्पॉन्स जो था, ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन इंडिया। अंग्रेजों ने भारत में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ वाज इंप्लीमेंटेड अंडर मिलिट्री हेड जनरल डायर। भारत में उस समय जो मिलिट्री हेड हुआ करते थे, जनरल डायर, उनके लीडरशिप में इंडिया में मार्शल लॉ को इंपोज किया गया। मार्शल लॉ था ये, आप इसको सिंपल तरीके से समझिए, शूट एट साइट, देखो और गोली मार दो, दिस वाज मार्शल लॉ। ठीक है, ताकि लोग घर से बाहर ना निकले, लोग विरोध ना करें, लोग स्कैटर्ड हो जाए, है ना, एक जगह इकट्ठा ना हो। तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिशर्स ने करी इन रिस्पॉन्स टू रॉलेट सत्याग्रह। जो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया, उसके रिस्पॉन्स में ये उन्होंने करा। ओके, अब और क्या चीजें हुई? जालियांवाला बाग, है ना, आप अपने हिस्ट्री के बुक को जब खोलेंगे तो वहां पे आपको एक हेड मिलेगा, वेयर इट इज रिटन, जहां लिखा हुआ जालियांवाला बाग नरसंहार, है ना। ये क्या था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर एक छोटा सा गांव, एक जगह जालियांवाला बाग, है ना। पीपल गैदर्ड देयर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। उस जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे वहां के बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए। एंड सम पीपल वेयर आल्सो देयर एज फॉर विजिटिंग पर्पसेस। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं पहले, मैं जिस समय की बात कर रहा हूं ना, 1918, 1919, 1920, उस समय कम्युनिकेशन जो हमारा हुआ करता था ना, द वे ऑफ कम्युनिकेशन,
इट वॉज नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। कम्युनिकेशन जो है, संपर्क अगर आपको किसी से साधना होता था तो उसमें कई घंटे और कई दिन तक लग जाते थे। कई बार सपोज दैट कि आज अगर हमारे पास अखबार जो आता था वो 2 दिन पुराना हुआ करता था और हमारे लिए वो नया होता था, आज का अखबार, है ना। तो उस समय कम्युनिकेशन का जो सोर्सेस था वो बहुत ही कम था। तो जो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ इंडिया में लगाया था, मार्शल लॉ जो अंग्रेजों ने इंडिया में लगाया था, ये खबर अमृतसर के अंदर जालियांवाला बाग तक नहीं पहुंच पाई। अब जालियांवाला बाग के अंदर में क्या हुआ, लोग बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हो गए जालियांवाला बाग में, और ये बात पता लग गई मिलिट्री हेड जनरल डायर को, दैट पीपल हैव गैदर्ड देयर, लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। ठीक है, जनरल डायर का एक सिद्धांत हुआ करता था, वो लोगों के अंदर डर पैदा कर देना चाहते थे, है ना। इफ पीपल बिगिन टू फियर, उन्हें लगता था कि डर से ही काम बनेगा। फाइनली क्या हुआ, जनरल डायर ने पूरे जालियांवाला बाग को घेर लिया, है ना, अपने मिलिट्री, अपने ट्रूप्स को क्या करके पूरे एरिया को कवर करवाया, और एज पर ऑर्डर, जैसे ही जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, दे ओपन फायर, उन्होंने फायर खोल दी। फायर खोलने का मतलब शूटिंग शुरू कर दी उन्होंने, है ना, लोगों को टारगेट्स करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, देखते ही देखते हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, दे किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोगों को उन्होंने मार दिया, जिसमें कई बूढ़े, कई बच्चे, कई महिलाएं भी थी, है ना। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर के अंदर है, वहां के लोगों को नहीं पता था कि अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा रखा है इंडिया में। ये खबर उन तक नहीं पहुंची। वो वहां बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए पहुंचे। जैसे वो वहां पर पहुंचे, जनरल डायर ने एरिया कवर करा, ही ओपन फायर, उसने फायर खोली, एंड इन मिनट्स 100 ऑफ पीपल डाइड, 100 पीपल वर किल्ड, मार दिया गया लोगों को। इट वॉज अ वेरी डिजास्ट्रस इंसिडेंट, है ना। ये बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना आप उसे कह सकते हैं। अब क्या, गांधी लॉर्ड नॉन वायलेंस, सो ही कॉल्ड अ फॉल्ट सत्याग्रह। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था गांधी को नॉन वायलेंस पसंद था, है ना, ही डिडंट लाइक वायलेंस, उन्हें वायलेंस पसंद नहीं था। अब जैसे ही ये जलियांवाला बाग का कांड हुआ, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, ये खबर आग की तरह फैली, लोगों को पता लगा, एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों के अंदर अंग्रेजों को लेकर के गुस्सा फूटा। अब जैसे ही ये गुस्सा फूटा, रिजल्ट क्या हुआ, पीपल बिगिन टू किल ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस। लोगों ने अंग्रेजों के ऊपर हमला किया, थानों को जला दिया, कई पुलिस वालों को भी मार दिया, हथियार भी लूट लिए। तो अब जो ये सत्याग्रह गांधी जी का चल रहा था, रॉलेट सत्याग्रह, धीरे 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 ये वायलेंस की तरफ बढ़ने लगा। गांधी चाहते थे कि सत्याग्रह नॉन वायलेंस के पथ पे हो, मगर वो वायलेंस में कन्वर्ट होने लगा। फाइनली जब वो वायलेंस पे कन्वर्ट होने लगा, तो गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ, बंद कर दिया। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बनता है कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को क्यों बंद किया था। तो मैंने आपको बताया कि गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, गांधी को वायलेंस पसंद नहीं था। रॉलेट सत्याग्रह जब गांधी जी ने शुरू किया, ठीक उसके रिस्पॉन्स में अंग्रेजों ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, फायरिंग हुई, और फिर 30 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ। जब जालियांवाला बाग कांड हुआ, फिर पीपल ऑफ इंडिया आल्सो रिस्पॉन्डेड, लोग भी रिस्पॉन्स किया, लोगों ने ब्रिटिशर्स को मारा, बहुत कुछ हुआ। तो मतलब वो वायलेंस में बदलता चाह रहा था आंदोलन, और गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फाइनली उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया। ओके, अब जब रॉलेट सत्याग्रह बंद हो गया तो क्या, फिर गांधी ने सोचा, गांधी जी ने प्लान किया टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम अंडर वन अम्ब्रेला। एक छत के नीचे पहले हिंदू और मुस्लिम को लाया जाए। ओके, ही फेल्ड टू लॉन्च ब्रॉड बेस मूवमेंट। रॉलेट सत्याग्रह के बाद उन्होंने एक ब्रॉड बेस मूवमेंट, ठीक है, ब्रॉड बेस मूवमेंट की शुरुआत की, के बारे में सोचा कि अब जो है एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो व्यापक हो, जो काफी
फैलाव जिसका हो जो बड़ा हो। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें उन्होंने और सोची, जैसे यूनाइट किया जाए हिंदू और मुस्लिम को। जब हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होंगे तो एक गैदरिंग और अच्छी होगी। इसके लिए उन्होंने आइडिया ऑफ बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने किताब लिखी थी हिंद स्वराज, पॉइंट आउट, इसको नोट करके रखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताब जो थी उसका नाम था हिंद स्वराज। उसके अंदर से उन्होंने कुछ आइडियाज निकाले, उस जो उन्होंने लिखे थे उसको पढ़ के फिर से रिकॉल करा, और फाइनली उन्होंने क्या किया, वांटेड हिंदू मुस्लिम टुगेदर, मोहम्मद अली शौकत अली 1920s। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक छत के नीचे लाने का सोचा, और इसके लिए उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? द टाइम व्हेन द वर्ल्ड वॉर वाज फिनिश्ड, वो वक्त जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, द टर्की वाज डिफीटेड, टर्की जो है उसमें हार गया था। तो मुस्लिम्स जो थे टर्की के अंदर में मुस्लिम धर्मावली के जो गुरु है ना, खलीफा जिसे कहा जाता था, तो मुस्लिम पीपल मींस दे हैव फियर, उनके अंदर एक डर था कि किसी तरीके का कोई लॉ और एनीथिंग कुछ इंपोज ना कर दिया जाए खलीफा के ऊपर, जिसको लेकर के उन्होंने भारत में एक खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी उस खिलाफत मूवमेंट के फाउंडर, खिलाफत मूवमेंट को फाउंड करने वाले, बनाने वाले, स्थापना करने वाले दो शख्सियत जिनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था। महात्मा गांधी उनसे मिले, उनको भी सहयोग का आंदोलन, सहयोग का आश्वासन दिया और उनसे भी लिया, और इस तरीके से करके भारत के अंदर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। जब ये रॉलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने चलाया था, जब वो वायलेंस की तरफ बढ़ा, महात्मा गांधी ने उसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद महात्मा गांधी ने एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट है ना, एक विशाल, एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की सोची। उसके लिए वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक छत के नीचे आ जाए, मतलब एक साथ हो जाए। उसी समय मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत के अंदर में खिलाफत मूवमेंट चला रखा था। महात्मा गांधी उनसे मिले, मिल करके सहयोग देने और लेने की भी बात हुई, और इस तरीके से करके एक यूनिटी क्रिएट हुआ। यूनिटी क्रिएट होने के बाद भारत के अंदर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं, उसकी शुरुआत फाइनली भारत के अंदर में हुई। महात्मा गांधी का कहना था, महात्मा गांधी कहते थे अंग्रेज भारत में इसलिए टिके हुए हैं बिकॉज वी कोऑपरेट देम, क्योंकि हम उन्हें सहयोग करते हैं। अब हम उन्हें सहयोग कैसे कर रहे हैं? वो जो बेच रहे हैं हम खरीद रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, वो जहां जाने को जहां आने को जो आप वो कह रहे हैं हम वो करते चले जा रहे हैं, मतलब उनकी बातों को हम सहयोग कर रहे हैं ना। वो जो कह रहे हैं वी आर जस्ट कोऑपरेटिंग। अगर ये कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन में बदल जाए, मतलब जो सहयोग हम उन्हें दे रहे हैं अगर वो सहयोग हम हटा दें, मतलब हम वो सहयोग उन्हें ना दें, तो फाइनली क्या होगा, जब हम उनकी बात नहीं मानेंगे, कोई उनके लिए कुछ नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक दे विल गो बैक टू देयर प्लेस, वो निकल जाएंगे यहाँ से, वो छोड़ जाएंगे। तो महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि कॉपरेशन को नॉन कॉपरेशन में बदलना होगा, ठीक है, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। फाइनली इसीलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अब ये जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 1921 में की, इसका एक जोरदार इंपैक्ट देखने को मिला। एंड फाइनली लॉयर्स, जो वकील लोग प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो वकालत कर रहे थे, उन्होंने वो छोड़ दी। वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते थे, उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स वे बाइकॉटेड, जो फॉरेन गुड्स बिकते थे इंडिया में, लोगों ने उसे खरीदना बंद कर दिया, ठीक है, लोगों ने उसे खरीदना बंद कर दिया। एंड फाइनली जो लिकर शॉप्स और जो शॉप्स हुआ करती थे ब्रिटिशर्स के, उनकी पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग का मतलब बैरिकेडिंग कर दिया गया कि कोई वहां जा ना सके उसे खरीदने, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लॉयर्स जो है उन्होंने प्रैक्टिसेस छोड़ दी। उसके बाद स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, शॉप्स वर पिकेटेड, है ना, लोगों ने फॉरेन गुड्स को बाइकॉट किया, लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस छोड़ी, स्कूल कॉलेजेस जो है वो बच्चों ने छोड़ी। इस तरीके से क्या हुआ, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा। तो स्टार्टिंग में तो इसका जो मोमेंटम था, इट वाज टू हाई, मोमेंटम बहुत ज्यादा तेज था स्टार्टिंग में, बहुत लोग
लोगों ने एग्रेसिवली इसको कोऑपरेट किया। फाइनली क्या, कुछ समय के बाद जाकर के ये जो मोमेंटम था, मूवमेंट स्टार्टेड लूजिंग मोमेंटम। बहुत ही जल्द ऐसा हुआ कि उस आंदोलन का जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे गिरने लगा। अब ये मोमेंटम क्यों गिर रहा था? मोमेंटम आखिर जो नीचे गया, वो मोमेंटम नीचे जाने का क्या रीजन था? सी, ब्रिटिशर्स जो कपड़ा या क्लॉथ्स बेचते थे ला करके, उसकी कीमत बहुत कम होती थी, है ना। पीपल कुड एफोर्ड, इंडियन पीपल कुड एफोर्ड, इंडियन लोग उसे एफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जब लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट किया महात्मा गांधी के कहने पे, तो उनके सामने समस्या भी तो थी कि वो कौन सा कपड़ा लाएंगे, कहां से पहनेंगे, कौन सा पहनेंगे। फाइनली उन्हें इंडियन खादी की तरफ शिफ्ट होना पड़ा, एंड दैट वाज टू कॉस्टली, और वो महंगा था। ठीक है, कुछ समय की बात अगर होती, पीपल कुड एडजस्ट, लोग एडजस्ट करते, मगर वो आंदोलन तो लंबा चलने वाला था। ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों के सामने कुछ समय के बाद दिक्कत आने लग गई। ठीक है, कपड़े महंगे बिक रहे थे खादी के, है ना। ब्रिटिशर्स के कपड़े सस्ते होते थे। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू सेल दोज गुड्स व्हिच वर वेरी चीप एंड बेस्ट, है ना। अंग्रेज जो गुड्स ला करके बेचते थे वो चीप भी थे, सस्ते भी थे, जो गुड्स है ना, सोप या जो भी है। अब इंडियंस का जो था, जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड थे कुछ, इट वाज कॉस्टली। वो जब कॉस्टली थे तो फिर लोगों ने खरीदना धीरे धीरे फिर उससे भी ड्रॉप करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट जो है वो चीप, और ये इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो कॉस्टली। ठीक है, अब लॉयर स्टूडेंट्स ने जो स्कूल और कॉलेजेस छोड़ा, फाइनली अब वो सोचने लगे करें तो क्या करें। धीरे धीरे दे आल्सो स्टार्टेड टू गो बैक टू देयर कॉलेजेस एंड स्कूल्स। लॉयर जिन्होंने प्रैक्टिसेस छोड़ी, उनके सामने, लॉयर्स ने जो अपना प्रोफेशन छोड़ा, उनके सामने भी खाने पीने की बात आ गई। तो आखिर वो अब करे तो क्या करे। तो लॉयर्स ने जब ये चीज छोड़ी, तो फिर धीरे धीरे उनके सामने जब खाने पीने के प्रॉब्लम आ गए, उनको अपना सर्वाइवल में प्रॉब्लम होने लगी, धीरे धीरे छोड़ के वो भी आगे की बढ़ गए और उन्होंने वापस उसे रीजॉइन कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, गांधी का जो मूवमेंट का जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे करके इट वाज बिगिन टू गो डाउन। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। लेट मी रिकॉल एवरीथिंग, जो भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई मैं उसे एक बार फिर से रिकॉल करता हूं। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन। वर्ल्ड वॉर 1 1914 to 18 till 1919 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत में विश्व में जब विश्व युद्ध चल रहा था 2014 से 18 के बीच, उस समय भारत के अंदर में कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई। ब्रिटिशर्स जो कि उस वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व थे, अंग्रेज जिन्होंने भारत को भी गुलाम बना रखा था, वही अंग्रेज उस विश्व युद्ध 1 में भी थे, वो उस युद्ध को लड़ रहे थे। तो उन्हें अपना डिफेंस एक्सपेंस उठाना था, है ना। वो जो लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रही थी, उसमें जो खर्च हो रहा था डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो वो खर्च की पूर्ति के लिए, उस खर्च को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने जो कॉलोनीज थी, जहां जहां जिस एरिया को उन्होंने अपना गुलाम बना रखा था या कब्जा कर रखा था, उन सारे जगहों से उन्होंने पैसे निकालने शुरू करे। ठीक है, और चीजें निकालनी शुरू करी। इस दौरान उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर में कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई, उन्होंने इनकम टैक्स पॉलिसी, इनकम टैक्स लेकर के वो भारत में कि अब आप अर्निंग है तो अर्निंग पे भी आपने टैक्स देना है। उसके बाद उन्होंने भारत के अंदर में फोर्स रिक्रूटमेंट भी करा। फोर्स रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। फोर्स रिक्रूटमेंट की जबरन जो है भारत के ही कुछ यंग एज पीपल को उन्होंने हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग दे करके, सेना के कपड़े पहना के, आर्म्स दे करके, और उन्हें लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से भेज दिया, ब्रिटिशर्स की तरफ से। इस दौरान जब ये सब चीजें चल रही थी, भारत में क्रॉप फेलियर भी हुआ। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहां पे अनाज प्रॉपर तरीके से नहीं उग पाए। उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैला, है ना। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में भी कई लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोगों के सामने भुखमरी के हालात भी पैदा हुए। इवन आफ्टर वॉर टैक्सेस डिड रिड्यूस। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, लोगों को आशाएं थी कि जब ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा और जिंदगी वापस पटरी पर लौटनी शुरू हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसी दौरान
1915 1915 गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं, ठीक एक साल के बाद वो बिहार के चंपारण पहुंचते हैं, जहां पर वो पीजेंट्स से मिलते हैं जो प्लांटेशन सिस्टम, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम को सफर कर रहे थे, ठीक है। और पीजेंट्स से मिलने के बाद वहां पे वो आंदोलन की एक शुरुआत करते हैं। 1917 वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं गुजरात में, जहां के लोग जो है क्रॉप फेलियर की वजह से और इन्फ्लुएंजा की प्लेग की वजह से, प्लेग महामारी एपिडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे थे, है ना, हंगर और हार्डशिप को। तो दे वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस, टैक्स नहीं दे पाते, दे पा रहे थे वो, दे नहीं सकते थे। फाइनली क्या हुआ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी पहुंचे, वहां के लोगों से मिले, समझाया बुझाया, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको, गांधी जो थे ना वो नॉन वायलेंस को पसंद करते थे, है ना, वायलेंस नहीं। तो जब भी वो जहां भी जाते थे ना, वहां पर जाकर के वो लोगों को अल्टीमेट नॉन वायलेंस का पाठ तो जरूर पढ़ाते थे। ओके फाइन, अहमदाबाद को पहुंचे, वहां पे वर्कर्स जो काम करते थे उन्हें वेजेस नहीं मिलता था प्रॉपर, वहां पे भी लोगों से मिलके उन्हें भी बहुत कुछ समझाया उन्होंने। तो गांधी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोगों के बीच उनके जगह बनने लग गई। इस चीज से अंग्रेजों के अंदर डर आया। भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट लगा। रॉलेट एक्ट के तहत जो है, इस रॉलेट एक्ट के तहत 2 साल तक के लिए पुलिस किसी को भी उठा करके जेल में डाल सकती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। सारा पावर पुलिस को दे दिया गया। तो जब ये रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट हुआ भारत के अंदर में, तो गांधी जी ने रिस्पॉन्ड किया। गांधी ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, उन्होंने भारत में रॉलेट सत्याग्रह चला दिया। रॉलेट सत्याग्रह क्या था कि भैया आपने जो रॉलेट एक्ट लगाया है उसे आप वापस लो, ठीक है। आपने जो पुलिस को पावर दे रखा है ये गलत है। तो अगर किसी ने क्राइम किया तो उसे कोर्ट में पेश करो, कोर्ट उसे सजा सुनाएगी, पुलिस उसे सजा नहीं दे सकती। तो रॉलेट सत्याग्रह जब चला तो फिर जगह जगह पे रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, शॉप्स को क्लोज किया गया, स्ट्राइक्स भी हुई, ठीक है। अब जब रॉलेट सत्याग्रह चला तो फिर अंग्रेजों ने रिस्पॉन्स कैसे किया, अंग्रेजों ने उसका जवाब ऐसे दिया कि उन्होंने अमृतसर में 10 अप्रैल को जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर फायरिंग की। अमृतसर में ही हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया उन्होंने। और इवन इंडिया में उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मैंने आपको बताया, शूट एट साइट, ठीक है। तो मार्शल लॉ उन्होंने लगा दिया। नाउ पीपल वर नॉट परमिटेड टू गैदर एट अ प्लेस और टू मूव आउट फ्रॉम होम, ठीक है। अब ये चीजें होने लगी। तो जब ये हुआ तो फिर ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जब भारत में मार्शल लॉ लगा तो अमृतसर पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग जो जगह है, वहां पे लोगों को नहीं पता चल पाया था, वो खबर वहां तक नहीं पहुंची कि भारत में मार्शल लॉ है, वो मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया है, ठीक है। फाइनली लोग वहां पे इकट्ठा होने लगे, लोग जमा होने लगे। जब लोग वहां पर जमा होने लगे, जैसे ही लोग गैदर्ड हुए उस जगह पे, मिलिट्री हेड जो उस टाइम के थे जनरल डायर ने उस प्लेस को सराउंड किया, घेरा और ही ओपन फायर देयर, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड। तो जलियांवाला बाग नरसंहार क्या था, आई थिंक दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो चूंकि जब ये जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, ये जो खबर थी ये लोगों तक पहुंची, एक जगह से दूसरी जगह। लोगों ने इसके विरोध में थानों में हमला किया, हथियार लूटे, अंग्रेजों को भी मारा, पुलिस को भी मारा। तो फिर गांधी का ये रॉलेट सत्याग्रह वायलेंस में टर्न होने लग गया, जिस कारण से गांधी जी ने इस रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया। अब जब रॉलेट सत्याग्रह बंद हुआ, फिर गांधी ने सोचा रुकने से तो कुछ काम होगा नहीं। उसके बाद उन्होंने एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के बारे में सोचा। उसके तहत उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का, कि हिंदू मुस्लिम को भी यूनाइट किया जाए। खिलाफत मूवमेंट जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी उनसे मिलते हैं और आश्वासन दे करके और ले करके फाइनली एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है, असहयोग आंदोलन। असहयोग नाम क्यों दिया गया, मैंने आपसे कहा था, गांधी का कहना था कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम इसलिए बना रखा है क्योंकि हम उसे सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे मोमेंटम गिरने भी लगा था, ठीक है। ओके, सो फिर इन नेक्स्ट क्लास विल मीट अगेन एंड फर्दर विल डिस्कस।